हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नदियों से हर बार सीजीपीएससी में या फिर व्यापम में या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नदियों को लेकर के बार बार प्रश्न पूछा जाता है और इन नदियों के इतिहास को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता। तो सिविल माइंड्स एकेडमी आपके लिए लेकर के आया है नदियों पर आधारित, नदियों के इतिहास पर आधारित इंपॉर्टेंट यूट्यूब लेक्चर। तो चलिए आज के लेक्चर में क्या है वो समझते हैं। आज हम जानेंगे नदियों के इतिहास के बारे में। बेसिकली छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं या फिर कितने ड्रेनेज सिस्टम हैं, कितने ड्रेनेज सिस्टम हैं। तो बेसिकली यहां पर 4 अपवाह तंत्र हैं जिसे हम बेसिन भी कह सकते हैं। एक है आपका पहला महानदी बेसिन, ठीक है, ये सबसे बड़ा बेसिन है। इसे अगर आपको अपवाह तंत्र भी लिखें, महानदी अपवाह तंत्र या महानदी बेसिन दोनों एक है। महानदी बेसिन या महानदी ड्रेनेज सिस्टम दोनों एक है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपका गोदावरी बेसिन, थर्ड है आपका सोनगंगा और चौथा है आपका नर्मदा बेसिन। तो चलिए जानते हैं कि इस बेसिन के इतिहास से जुड़ी जो तथ्य हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, ठीक है, ये जो बेसिन है प्रमुख नदी के नाम पर रखा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ की बड़ी नदी तो है ही, इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। और ये अनुवर्ती गति करती है। अनुवर्ती गति को इंग्लिश में हम लिखेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। महानदी आपके धमतरी के सिहावा पर्वत से निकल करके, ठीक है, और ये हमारा राइट साइड मुड़ती है। देखिए ये हमारा कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। किस जिले से होकर के जाती है, कौन कौन से शहर इसके तट पर है, यहाँ कौन कौन से संगम है, ये सब हम नदियों के बारे में जब नदी पढ़ेंगे उसमें आएगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नदियों का इतिहास, तो हमको वहीं तक बाउंड होकर के चलना है, राइट। तो इसको मैं क्लोज करता हूं पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुवर्ती गति है, इसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है पवित्रता को लेकर के, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में यहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि नीलोत्पला का वर्णन किस पुराण में किया गया है, ठीक है। तो 2 पुराण है, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण। दोनों पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। वहीं वायु पुराण में इसे महावेगा भी कहा गया है। तो वायु पुराण में आपका नीलोत्पला, वायु पुराण में महावेगा, और ब्रह्म पुराण में क्या है, नीलोत्पला, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। मार्कंडेय पुराण में इसे मंदवाहिनी कहा गया है, धीरे धीरे चलती है नदी, ठीक है, मंदवाहिनी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि महानदी का जो उद्गम है ये ऋक्ष पर्वत से हुआ था। इसको इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो इंग्लिश में वैसे ही जाएगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीलोत्पला, ये क्या होगा आपका महावेगा, और ये क्या होगा आपका मंदवाहिनी। स्पेलिंग्स सारी सिमिलर रहेंगी, ठीक है। मंदवाहिनी। ऋक्ष पर्वत उत्पत्ति जो है ऋक्ष पर्वत से माना जाता है, जो कि वर्तमान में सिहावा पर्वत आप बोल सकते हैं, ठीक है। पुराणों में इसकी उत्पत्ति ऋक्ष पर्वत कहा गया है। पुराणों में वर्तमान स्थिति की बात करें तो सिहावा पर्वत है, ठीक है। देखिए उपमा की जब हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऋक्ष पर्वत से जब नदी निकलती है, ठीक है, ऋक्ष पर्वत से जब नदी निकलती है तो वो कलकल बहती हुई पत्थरों से टकराती है, चट्टानों से टकराती है, ठीक है, और टकराते हुए एक धरती पर एक चित्र उकेरती है, ठीक है, एक चित्र बनाते हुए चलती है, यानी डिजाइन्स बनाते हुए ट्रेवल करती है। इसलिए इस नदी को चित्रोत्पला भी कहा गया है, ठीक है, चित्रोत्पला, चित्र बनाते हुए। ये कहा किसमें वर्णन है इसका, कुर्म पुराण में, ठीक है, कुर्म पुराण में इसे चित्रोत्पला कहा गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखें तो बाकी पुराणों में, शेष पुराणों में इसे महानद की संज्ञा दी गई है, महानद कहा गया है, ठीक है। इसी महानद की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, महानदी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे हम देखें, यहां हमने क्या देखा कि चित्रोत्पला जो है वो उपमा दी गई है महानदी को कुर्म पुराण में, ठीक है। आगे है चित्रोत्पला का उल्लेख आपको कुर्म पुराण के अलावा महाभारत में भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इसका बहाव, वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसका बहाव टोटल कितना है 858 किलोमीटर, और ये कितने क्षेत्र पर बहती है तो 1,41,589, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में इसका ट्रेवल है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है इसको देखेंगे। सहायक नदी है पैरी नदी। ऐसा माना गया है पुराणों में कि जो प्रेत होते हैं, प्रेत, भूत प्रेत वाला प्रेत, ठीक है, तो प्रेत जो अपनी कष्टदायी जीवन जो जी रहा है प्रेत, उसके जीवन को उद्धार करती है, ठीक है, यानी उसको, उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करती है। इसलिए इस पैरी नदी को प्रेतोद्धारिणी नदी भी कहा गया है, ठीक है, प्रेतोद्धारिणी नदी। वहीं सकरी नदी को सकुली, शिवनाथ को शुनी, ठीक है, जोंक नदी को पलाशिनी, ठीक है, तेल नदी ये परीक्षा में आया था, ठीक है। तेल नदी कहाँ है करके, तो आपका सेनमुड़ा लाटापारा जो गरियाबंद जिले के सबसे अंतिम छोर में पड़ता है, उड़ीसा बॉर्डर, वहां पर इसका उद्गम है, ठीक है। तेल नदी, इसे उत्पला कहा गया है, मांड को मांड कहा गया है, हसदेव को हसदो और अर्पा नदी को कृपा नदी के नाम से जाना गया है पुराणों में, ठीक है, सहायक नदी में। सोमवंशी शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। इनके नाम को कौन नहीं जानता, ये काफी प्रसिद्ध राजा रहे हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका एक ताम्रपत्र आया था, मारंजमुरा ताम्रपत्र, ठीक है। मारंजमुरा ताम्रपत्र में इन्होंने कहा कि तेल और महानदी का संगम होता है, ठीक है, तेल नदी और महानदी का भी संगम होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, राजिम जो संगम है उसको संगम क्यों कहा गया, राजिम जो है, ठीक है, उसको संगम क्यों कहा गया, क्योंकि कुलेश्वर मंदिर शिलालेख में इसे श्री संगम की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो राजिम जो है ये महानदी के तट पे ही है, इसे श्री संगम की संज्ञा दी गई है कुलेश्वर मंदिर शिलालेख में, राइट। तो ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। गोदावरी बेसिन की बात करते हैं, अभी हमने महानदी कंप्लीट कर लिया। गोदावरी बेसिन या फिर गोदावरी अपवाह तंत्र, इस गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम में हम बात करें तो इसका जो उल्लेख है, गोदावरी नदी का जो उल्लेख है वो भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण दोनों में है। इसको कई लोग मत्स्य पढ़ते हैं, मत्स्य नहीं है, ठीक है, मत्स्य ये पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं। हम जो पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, जब उनकी कॉपी हम चेक करते थे ना, तो ये इस प्रकार से लिखते थे मत्स्य। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, म आधा त आधा स और य, मत्स्य उच्चारण भी आपको सही करना है, लिखना भी वही है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, मत्स्य पुराण, ठीक है। इन पुराणों में आपके गोदावरी नदी का उल्लेख मिलता है। कालिदास द्वारा रचित या लिखित रघुवंशम, ठीक है, इसमें भी आपको गोदावरी नदी का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण में गोदावरी नदी को भीम रक्षा कहा गया है, भीम रक्षा नदी, ठीक है, भीम रक्षा नदी कहा गया है मार्कंडेय पुराण में। वहीं कुर्म पुराण में इसे भीम रक्षी कहा गया है, ठीक है, भीम रक्षी। इसकी उत्पत्ति ये कालसूबाई नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि सह्याद्री पर्वत से मतलब कालसूबाई में आपका सह्याद्री पर्वत है, हम इसको ऐसे समझे, सह्याद्री पर्वत की चोटी क्या है आपकी, कालसूबाई है, ठीक है। तो कालसूबाई से उत्पत्ति गोदावरी नदी की मानी जाती है, ये इतिहास में वर्णित है, ठीक है। अभी हम देखें तो कोटगुल तहसील है, ठीक है, वहां से निकलती है, वो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या बोला गया है कि सह्याद्री पर्वत की चोटी कालसूबाई से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी सहायिका देखें तो मुरलू नदी, पेनगंगा जिसे पयोषणी कहा गया है, प्राणहिता नदी, प्रणिता, शंखिनी, शबरी और तेल नदी इसे उत्पला या उत्पलावती भी कहा गया है, ठीक है। तेल नदी को दोनों से जोड़ा गया है, महानदी से भी और आपके गोदावरी बेसिन से भी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
इंद्रावती बेसिन, ठीक है, अपोहा तंत्र में। ये देखें गोदावरी अपोहा तंत्र का ही कंटिन्यू पार्ट है ये, ठीक है। गोदावरी के अंदर में ही इंद्रावती आती है, क्योंकि जब अगर अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहां से जब आपकी फ्लो होती है गोदावरी नदी, ये क्या है आपका साउथ छत्तीसगढ़ है। आप छत्तीसगढ़ का जब नक्शा देखेंगे सबसे दक्षिणतम जो पार्ट है ना, हम अगर 3 पार्ट में करें, नॉर्थ पार्ट, मिडिल और साउथ, तो साउथ जो पार्ट है यानी सदर्न छत्तीसगढ़ जो है, इसके बॉर्डर ये आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बाजू से टच करते हुए निकलती कौन सी, गोदावरी नदी, ठीक है। और यहां से बीच से बह करके आती है कौन, इंद्रावती नदी, जो इसमें आकर के मिल जाती है। तो ये इंद्रावती नदी है जो बहते हुए गोदावरी नदी में आकर के जुड़ जाती है। तो गोदावरी बेसिन का ही पार्ट होगा आपका इंद्रावती नदी। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे बस्तर की जीवनदायिनी कहा जाता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी इंद्रावती नदी, गोदावरी मत लेना। धारणा महादेवी, ठीक है, धारणा महादेवी के कुरुसपाल अभिलेख में इसे इंद्र नदी कहा गया है, ठीक है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको धारणा महादेवी कौन थी आपको पता चलेगा। तो इंद्र नदी कहा गया है। दंडामी माड़िया, ठीक है, माड़िया जनजाति जो है, दंडामी मतलब होता है नीचे, ठीक है, नीचे क्षेत्र में रहने वाले माड़िया। दंडाई माड़िया जो है इसे इंदा नदी के नाम से भी पुकारते हैं। महाभारत में इसे इंद्रोतया कहा गया है, इंद्रोतया, ठीक है। बस्तर के नल शासक, बस्तर के नल शासक थे, ठीक है। इस नल शासक का नाम जो है, नल शासक का नाम जो है वो किताब में नहीं मिलता, लेकिन उनके 2 संतान थे। एक पुत्र थे इंद्रसेन और पुत्री थी इंद्रसेना। इंद्रसेन और इंद्रसेना के नाम पर ही इस नदी का नाम इंद्रावती रखा गया है, ठीक है। देखिए बस्तर में नल शासक थे, लेकिन हम जब पुराने अभिलेख पढ़ते हैं या फिर पुराने नाम पढ़ते हैं तो इसे आपस में आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सोनगंगा बेसिन, सोनगंगा बेसिन, ठीक है, या सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, जब आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में यहां से आप मान के चलिए, यहां ऊपर से एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा, ठीक है, क्या नाम है, गंगा। और यहां से क्या नदी बह रही है आपकी, सोन नदी। तो सोन गंगा अपोहा तंत्र बोला जाता है, सोनगंगा बेसिन, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो आपकी इस डायरेक्शन में जाकर के सोन नदी से मिल जाती हैं, इसलिए इसे सोनगंगा अपोहा तंत्र कहा गया है, ठीक है। तो सोन और गंगा को ब्रह्मा जी की आंसू की बूंदे कहा गया है। किसकी बूंदे, मतलब किसकी आंसू, ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा जी जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें जो ब्रह्मदेव हैं, तो ब्रह्मा जी के आंसू की बूंदे हैं। तो 2 बूंदे, एक आंख से सोन, एक आंख से आपकी गंगा। संस्कृत साहित्य में इसे हिरण्यबाहु का दर्जा दिया गया है। हिरण्यबाहु मतलब जो सोने के समान बाहु समझिए। शिव जी की जो भुजा होती है उसे सोने की भुजा कहा गया है, ठीक है। तो शिव जी की भुजा को कहा जाता है हिरण्यबाहु, ठीक है। तो इसे आपकी सोनगंगा अपोहा तंत्र को एक भुजा के समान, शिव जी की भुजा के समान संज्ञा दिया गया है। आप जब पूरे भारत के नदियों को जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो पूरे भारत में सारी नदियां स्त्री मानी जाती है, ठीक है, स्त्री मानी जाती है, यानी उनको माता का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। नर्मदा माता, गंगा माता, यमुना माता, ठीक है। लेकिन यहां पे हम देखें सोन नदी को, जिसका पूरा नाम सोनभद्र नदी है, उसे पुरुष नदी की संज्ञा दी गई है, ठीक है, पुरुष नदी की संज्ञा दी गई है। देखिए इसमें कहानी क्या है समझिएगा, कि यहां पे आपको 2 नदी मिलती है, एक इधर फ्लो होती है नर्मदा नदी और इधर है आपका ऊपर में सोन नदी, ठीक है। तो नर्मदा और सोन अमरकंटक के पहाड़ी से निकल रहा है, ऊपर है गंगा। ऐसा माना जाता है कि सोनभद्र नर्मदा नदी से प्रेम करता था, ठीक है, वो उससे आकर्षित था। अब दोनों आपस में प्रेम संबंध में थे, लेकिन जब गंगा पर नजर गई सोनभद्र की, ठीक है, सोनभद्र की नजर जब गंगा पर गई तो सोनभद्र ने अपना जो प्रेम है वो नर्मदा से त्याग करके गंगा की तरफ मोड़ लिया अपना प्रेम जो है।
तो ये बात नर्मदा को अच्छी नहीं लगी और नर्मदा रुष्ट हो गई, ठीक है, और गुस्सा से इस डायरेक्शन में बहना शुरू की, ठीक है। जब आप भारत का नक्शा पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप जब इस प्रकार से, अगर मैं एक प्रॉपर डायरेक्शन देखूं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो हमारा छत्तीसगढ़ मिडिल में है, तो इस डायरेक्शन में बहना मतलब वेस्ट डायरेक्शन में बहना, पश्चिम साइड में बहना। तो नर्मदा नदी जो है वो सोनभद्र से रुष्ट होकर के तीव्र गति से बहती है, मतलब तहस नहस तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है, यानी रास्ते में जो भी आता है उसे उजाड़ देती है। इसलिए जब नर्मदा नदी को जब हम पढ़ते हैं तो नर्मदा नदी जो है ये गहरी घाटी बनाती हुई चलती है, गहरी घाटी बनाती हुई चलती है, और ये भारत की, अगर हम देखें, वेस्ट में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी घाटी में बहती है, मतलब घाटी बनाते हुए बहती है, और किस डायरेक्शन बहती है, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है, जो हमने कहानी सुना है, ये कहानी का जो उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है, ठीक है। शेष नदी देखिए, अब जो सोनभद्र पुरुष नदी था, ठीक है, इस कहानी के हिसाब से, और शेष नदी जो है वो स्त्री है। शेष नदी क्या है, स्त्री है, और शिव के इसे स्वर्णभुजा के रूप में या हिरण्यबाहु के रूप में माना जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है अपने को, बृहद पुराण में। सोनगंगा के बारे में हमको जो डिटेल है वो बृहद पुराण में मिलता है। उत्पत्ति अमरकंटक के सोन कुंड से मानी जाती है। अगर आप अमरकंटक गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए होंगे तो एक बार अवश्य जाइएगा। सहायक नदी कौन कौन है, बनास, गोपद, कन्हार, अकुरी नाला और रिहंद नदी। ये सारी नदियां उत्तर छत्तीसगढ़ से निकलती है और उत्तर में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नर्मदा बेसिन के लिए। तो नर्मदा, अगर हम पढ़ें तो नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था क्या, रेवा नदी। ग्रंथों में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे शिव के शरीर से उत्पन्न माना जाता है, ठीक है। इनका ओरिजिन कहां से माना गया है, लॉर्ड शिवा के बॉडी से। टॉलमी के द्वारा इसे नामदोष कहा गया है, नामदोष कहा गया है। इसका अन्य नाम क्या है, सौमोदेव और मैकल सुता, ठीक है, सौमोदेव और मैकल सुता, ठीक है। इसका बहाव कहां पे होता है, दरार घाटी में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रेवा नदी को अगर आप बोलें तो रेवा नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में नर्मदा नदी को ना लिख करके रेवा नदी के नाम से प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर की हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 12 टेस्ट होंगे, ठीक है, 12 टेस्ट होंगे। इस 12 में से जो 6 टेस्ट हैं ये कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड हैं। आप देख सकते हैं 3 जुलाई से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। अभी भी देर नहीं हुआ है, हमारी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के टोटल 37 टेस्ट का हम एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें जो कि आपका 3 मॉड्यूल में डिवाइड है। मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 15 टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये भी 3 जुलाई से स्टार्ट है और आपका 9 अक्टूबर तक चलेगा ये मॉड्यूल 1, ठीक है। इसमें अलग अलग डेट पे अलग अलग एग्जाम है। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें, मॉड्यूल 2 में आपका 7 पेपर्स होंगे, जो कि 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं मॉड्यूल 3 में टोटल इसमें 15 पेपर होंगे, जो कि आपका 4 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 5 फरवरी तक चलेगा। तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। ये हार्डली आपका 35-40 दिन का डिफरेंस है। तो आपकी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर मॉड्यूल 3 में गैप दिया है, क्योंकि ये होगा फुल सिलेबस, ठीक है। ये कैसा होगा एग्जाम, आपका फुल सिलेबस बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें कंप्लीट सीजी आएगा, प्लस साथ में कंप्लीट इंडियन जीएस भी आएगा, ठीक है। तो यानी जो सीजीपीएससी जो पेपर 1 लेती है प्रीलिम्स का, तो पेपर 1 के बेसिस पे आपका कंप्लीट जीएस, ठीक है, और सेकंड में आपका सी सेट, इस प्रकार से अलग अलग डेट पे चलेगा। बाकी इसका ब्रीफ नॉलेज के लिए या फिर इसका पीडीएफ फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है, फ्री टेस्ट सीरीज है। सीजीपीएससी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आगे मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि 1 अगस्त 2022 से हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी, मेंस, प्रीलिम्स और सीजीजीएस के साथ एप्टीट्यूड रीजनिंग पर बेस्ड सेपरेट क्लासेस होंगी, जो कि होगा बाईलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश
और हिंदी की क्लासेस में साथ साथ चलेंगी। अभी हम करंटली ऑफलाइन पर वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज भी लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके साथ मैं लेक्चर समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।